इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किसी जंग या मुसल्लह मज़ाहमत के नतीजे में कायम नहीं हुआ था, बल्कि ये मुल्क 1947 में एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पुरअमन सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ। पाकिस्तान कायम होने के कुछ ही अरसे के बाद बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफात पा गए और हमारे सियासतदानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कायम होने के बाद पहले 10 साल में 7 वज़राए आज़म तब्दील हुए। पाकिस्तान बनाने वाली जमात टूट फूट का शिकार हो गई और सियासतदानों की इस रस्साकशी का फायदा उठाकर 1958 में जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। पहले मार्शल लॉ ने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया कि दूसरे मार्शल लॉ के दौर में कायदे आज़म का पाकिस्तान टूट गया। 1947 से 1971 के दौरान 24 साल में 2 आईन लाए गए। 1956 का आईन वफाकी पार्लिमानी निज़ाम का नुमाइंदा था। 1962 का आईन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया। दोनों आईन फौजी डिक्टेटरों ने तोड़ दिए। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक तीसरा आईन मंजूर किया गया और उसी दौर में भुट्टो साहब हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान लाए और अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया। चंद साल के बाद एक और मार्शल लॉ आ गया। पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आईन और एटमी प्रोग्राम के बानी को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मिली भगत से फांसी दे दी गई। इसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ से सियासतदानों को जेलों में बंद करने और नाअहल करार देने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आज पाकिस्तान दुनिया की 7 एटमी ताकतों में से एक है, लेकिन इस एटमी ताकत की खुद मुख्तारी का ये आलम है कि आज पाकिस्तान का वफाकी बजट वजारत खजाना नहीं बल्कि IMF बनाती है। IMF को अपने कर्जों की वापसी से गर्ज है और हुक्मरान अशराफिया को अवाम की नहीं बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। लिहाजा ये बजट आम आदमी के लिए एक मनहूस खबर बनकर आता है। इस साल के बजट ने आम आदमी और रियासत के ताल्लुक को कमज़ोर कर दिया है। पढ़े लिखे नौजवान तो पहले ही पाकिस्तान से भाग रहे थे, अब कॉरपोरेट सेक्टर से वाबस्ता तनख्वाहदार तबके पर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं कि वो ग्रुपों की सूरत में पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो मुल्क अपना बजट खुद नहीं बना सकता उसका एटमी प्रोग्राम मज़ीद कितना अरसा महफूज रहेगा। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कोई एक इदारा या एक जमात नहीं बल्कि हम सब हैं। 1947 से आज तक 77 बरसों में पाकिस्तान पर 24 वज़राए आज़म ने 44 साल तक हुकूमत की, जबकि सिर्फ 4 फौजी डिक्टेटरों ने 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। हर फौजी डिक्टेटर ने औसतन पाकिस्तान पर 8.25 साल हुकूमत की और हर वज़ीर आज़म ने मुश्किल से 1.5 साल हुकूमत की। कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका। ये दुरुस्त है कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ना सिर्फ सियासत बल्कि अदलिया के मामलात में खुफिया इदारों की मुदाखलत है। इसका सबसे बड़ा सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तरफ से खुफिया इदारों की मुदाखलत के बारे में लिखा गया एक ख़त है। ताज़ा मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम का एक फैसला है, जिन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा है कि खुफिया इदारों को जजों से राब्ता करने से रोका जाए। इस हुक्म का इतलाक उन जजों पर भी होगा जो अपनी मर्जी और मंशा से खुफिया इदारों के अफसरान से मिलते हैं और उनसे डिक्टेशन लेते हैं। माजी में हमारी अदलिया असगर खान केस और फैज़ाबाद धरना केस में सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत रोकने के लिए तफसीली फैसले दे चुकी है। इन फैसलों पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सियासी हुकूमतों की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों ही इन फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। असगर खान केस में पीपल्स पार्टी को 1990 के इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए खुफिया इदारों की तरफ से नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों को रकम देने के शवाहिद सामने आए। फैज़ाबाद धरना केस में 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ धरना देने वालों की खुफिया इदारों के अफसरान के साथ मिली भगत को बेनकाब किया गया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने खुफिया इदारों के साथ मिलकर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की। 2019 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर अहम जमातें एक
पेज पर थीं। आज पाकिस्तान को जिन पेचीदा मसाइल का सामना है उनमें से अक्सर जनरल बाजवा के खब्ते अजमत का नतीजा हैं, लेकिन इन मसाइल की असल जिम्मेदारी उन सियासी जमातों पर आयद होती है जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर न सिर्फ अपने आप को बल्कि पाकिस्तान को कमजोर किया। सियासी जमातों ने अपने छोटे छोटे मफादात के लिए सियासत में फौज की मुदाखलत का रास्ता खुद हमवार किया। 1954 में एक सियासी हुकूमत अपने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ अयूब खान को वजीर दिफा बनाकर काबीना में शामिल ना करती तो शायद जनरल अयूब खान को सियासत का चस्का ना लगता और वो 1958 में इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर इक्तदार पर कब्जा ना करते। सियासी जमातों के कमजोर होने से पाकिस्तान कमजोर हुआ। सियासी जमातों ने अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। तमाम बड़ी जमातों के ओहदेदारान बिला मुकाबला इंतखाब के जरिए करार पाते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हालांकि बाकी जमातों में भी बिला मुकाबला इंतखाब की रिवायत मौजूद है। हमारे सियासतदान अवाम की ताकत से इक्तदार हासिल करने की बजाय खुफिया इदारों के कंधों पर बैठकर इक्तदार हासिल करने के आदी हो चुके हैं। लिहाजा ये सियासतदान आपस में बात करने की बजाय खुफिया इदारों से बात करना ज्यादा अहम समझते हैं। सियासी जमातों की कमजोरी की एक और वजह यह है कि इन जमातों की क़यादत अवामी हकूक के लिए जद्दोजहद की बजाय पावर पॉलिटिक्स की असीर बन चुकी है। इन जमातों की ताकत इनका मशहूर नहीं बल्कि कुछ शख्सियात हैं जो अगले 5 से 10 साल में ज़ायदुल मयाद हो जाएंगे। नौजवान क़यादत भी पावर पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल रही है और इसीलिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन और बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच को ज़्यादा पजीराई मिल रही है जो इंतखाबी सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि चंद हजार अफराद का जलसा करने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन मंजूर पश्तीन और मां रंग बलोच मामूली खर्चे से बड़े बड़े जलसे कैसे कर लेते हैं, हालांकि इन्हें कौमी मीडिया पर कवरेज भी नहीं मिलती। पाकिस्तान एक सियासी जमात ने बनाया था। पाकिस्तान को सिर्फ सियासी जमातें ही बचा सकती हैं। सियासी जमातों को अपनी बका के लिए पावर पॉलिटिक्स छोड़नी होगी।